इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के साइंस को लेकर चल रहे हैं। इस साइंस का पहला चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब कि हमारे आसपास के, हमारे आस पास के पदार्थ, इस चीज से आपको रूबरू हम करवाते हैं। पदार्थ जो चीजें हम नॉर्मली अपने लाइफ में देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, वो सारे मैटर्स के ही स्रोत हैं। जैसे कि मैटर्स को अगर लेके हम चलते हैं तो बेसिकली हमारे पास 3 चीजें प्रमुख रूप से आती हैं। इसको हम जनरली ठोस, द्रव और गैस से जानते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 चीज बेसिकली मैटर्स के ही भाग होते हैं। हम अगर इसका डिफिनीशन देना हो मैटर्स का तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपने आसपास की चीजों को जो महसूस करते हैं वो हमारा पदार्थ होता है। अपने ज्ञानेंद्रियों का मतलब कि अपने स्किन से या अपनी आइज से हम जो चीजें देखते हैं या अपने स्मेल के द्वारा जो चीजें महसूस करते हैं वो सारे पदार्थ के में ही आते हैं। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड का एक अपना डिफिनीशन होता है। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें यानी कि ठोस की बात करें तो ठोस वह होता है जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक, उसके बाद हमारा लिक्विड आता है, द्रव आता है। द्रव का अगर डिफिनीशन आपको देना हो तो द्रव को हम कह सकते हैं द्रव वे होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आकार माने जिस बर्तन में रखेंगे हम उस बर्तन का आकार वो ले लेगा। और उसके बाद आपका आता है गैस। गैस जो आता है, गैस में न तो उसका आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। तो ये हमारे मैटर के ही रूप होते हैं, तीनों मैटर के ही रूप होते हैं। अभी आप पदार्थ के बारे में बात किए हैं, अब फिर हम आगे चलते हैं। जैसा आप जानते हैं पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और उन सूक्ष्म कणों में बहुत सारे कण ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं और बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो हमें विजिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ते। दूसरी चीज, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो वो सॉलिड में एक तरह से डिफिनीशन आप जनरली वो छोटे क्लासों में आपको परिभाषा बताई गई होगी कि उनका आयतन और आकार निश्चित होता है। नॉर्मल हम ऐसे लेके चलते हैं सॉलिड के डिफिनीशन को। लेकिन जब आप हायर लेवल पे जाते हैं यानी कि आप कक्षा 9 के साइंस को पढ़ रहे हैं तो उस स्तर पे अगर आपको ठोस की परिभाषा देनी होती है तो ठोस के परिभाषा के लिए हमारे पास 2 तरह के डिफिनीशंस होते हैं। एक होता है अणुगत सिद्धांत के आधार पे। अणुगत सिद्धांत के आधार पे हम ये कहते हैं कि ठोस वे होते हैं जिनके अणुओं के मध्य अंतरा आणु का आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। यानी कि ठोस के 2 अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल का मान होता है वो अत्यधिक होता है। अगर प्रतिकर्षण बल का बात करें तो ठोस के 2 कणों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगभग नगण्य होता, ताकि जब प्रतिकर्षण बल नगण्य होगा तो आकर्षण बल का मान उनके बीच अधिक रहेगा और वो अधिक जटिलता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये हमारा अणुगत सिद्धांत के आधार पर होता है। दूसरा, यदि हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव में ठोस की तुलना में जो उनके अणुओं का स्पीड प्रतिकर्षण बल का मान होता है ठोस और द्रव में अलग अलग होता है। द्रव के जो अणु होते हैं, वो ठोस की तुलना में उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है और प्रतिकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक इसी तरह जब हम गैस में आते हैं तो गैस में ठोस और द्रव की तुलना में गैस के जो अणु होते हैं उनका प्रतिकर्षण बल लगभग नगण्य होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इन तीनों के जो अणुगत सिद्धांत का आधार हम लेके चलते हैं तो उसमें हम देखते हैं
कि अणुओं के जो अणुगतिक सिद्धांत होते हैं उस सिद्धांत के आधार पर ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है द्रव की तुलना में, और द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है गैस की तुलना में। अब हम आगे आते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। उस अवस्था के बदलने में तापमान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। ताप के परिवर्तन के कारण ही पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलता है और उसको हम ताप परिवर्तन का प्रभाव कहते हैं। उसको हम ताप परिवर्तन का प्रभाव कहते हैं। ताप परिवर्तन के कारण अगर वो ठोस है तो द्रव में बदलता है और द्रव है तो फिर गैस में। जैसा कि अगर हम बात करें बर्फ की बात करें, बर्फ से फिर जल में बदलना और फिर जल से जल वाष्प में बदलना, जल वाष्प में बदलना, ये सारी चीजों की जो प्रक्रियाएं हैं वो ताप परिवर्तन के कारण ही होती हैं। बर्फ का तापमान कुछ और होता है, जल का तापमान कुछ और होता है और जल वाष्प का तापमान कुछ और होता है। हालांकि ये चयन एक तरह से चलता रहता है, चलने की इनकी जो प्रक्रिया है वो एक तरह से होती है। पुनः चीजों को हम दोहरा सकते हैं। जैसे कि यदि बर्फ है, उस बर्फ के ताप को हम बढ़ाते हैं तो वो जल में बदलता है और अधिक ताप हम देते हैं तो वो जल वाष्प में बदलता है। उसी जल वाष्प के ताप को जैसे जैसे कम करेंगे तो वो फिर द्रव में जल में बदलेगा और अधिक तापमान जब हम कम करते हैं तो वो बर्फ में बदलता है। तो ये होता है पदार्थ के ताप को अवस्था, पदार्थ के अपनी अवस्था के बदलने की प्रक्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ताप परिवर्तन का प्रभाव, और ताप परिवर्तन का प्रभाव पदार्थ के हर एक अवस्था पे पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सर्वथा सत्य है कि पूरे ब्रह्मांड में तीन ही फेज पाए जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था आप नहीं मान सकते हैं। जैसे कि एक नया थेसिस आया है कि द्रव्य की चौथी भी अवस्था है, लेकिन नॉर्मली हम 3 अवस्था को ही लेके चलते हैं। चौथी अवस्था इसलिए नहीं माना जाता है, कई लोगों से चर्चा के बाद ये निकला है कि जो ये आपका पेस्ट वगैरह आता है, पेस्ट को उन्होंने द्रव्य की चौथी अवस्था मानी है। हालांकि पेस्ट को द्रव्य की चौथी अवस्था नहीं मान सकते, इसलिए नहीं मान सकते कि जो अगर उस पेस्ट का हम ताप परिवर्तित करते हैं तो वो तुरंत अपने अवस्था को बदल लेता है। तो जो भी हमारे दैनिक जीवन में द्रव्य की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, वो 3 ही हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इन्हीं 3 अवस्थाओं के आधार पर ताप परिवर्तन का प्रभाव डाला जाता है या प्रभाव उसका पड़ता है।